हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आस्क योर डाउट सीरीज और एमसीक्यू सीरीज दोनों ही चल रहे हैं। जो एमसीक्यू सीरीज है उसका एक सेशन आपको इसी चैनल यानी विंग्स एक उड़ान पे मिल रहा है और दूसरा सेशन आपको मिल रहा है किन्स कॉमर्स जोन पर। और आस्क योर डाउट सीरीज भी किन्स कॉमर्स जोन पे चल रही है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी मैं आपको टॉपिक देता हूं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने दिया है वो लेजर्स पे दिया है, उसके जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। उसका एक वीडियो में नेक्स्ट डे ले आऊंगा। तो एमसीक्यू सीरीज का सेशन, जैसे मैंने एक सेशन अभी हाल ही में किन्स कॉमर्स जोन पे खत्म करवाया, वो था जेनेटिक्स पे। उसी वीडियो में मैंने कहा था कि एक और सेशन लेके आऊंगा सेम जेनेटिक्स पे। जो हमारी बची कुछ जेनेटिक्स है वो इसमें कवर करेंगे और कुछ इसमें मॉडरेट टू टफ जेनेटिक्स भी होंगी। तो आज मैं वो सेशन लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला एमसीक्यू क्या है? ऑन टेकिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोपराइटर द अकाउंट डेबिटेड विल बी। अगर प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ करता है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ करता है तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रोपराइटर है, चाहे वो गुड्स विड्रॉ करे, चाहे वो कोई कैश विड्रॉ करे, या कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस की है लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहा है, उस केस में ओनली एंड ओनली ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और साथ ही साथ क्रेडिट कर देते हैं जो चीज उसने विड्रॉ की। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें पूछा है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, तो हमारा आंसर तो रहेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, ये हमारा आंसर है। लेकिन किस अकाउंट को क्रेडिट करना, अगर ये पूछा होता तो क्योंकि गुड्स विड्रॉ की थी तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते, अगर कैश विड्रॉ की होती तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? वो डेबिट किया जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट को। और अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो गुड्स के केस में परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। अगर हम एक नई मशीन इंस्टॉल करते हैं और उसके इंस्टॉलेशन के वेजेस पे करते हैं तो उस केस में हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो यहां पर भी आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि कोई भी फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एनी फिक्स एसेट अगर हमने खरीदा और उसके खरीदने के बाद कुछ उसके ऊपर खर्चा आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, या किसी तरह का एक्सपेंस उस एसेट पे खरीदते वक्त आया, उस केस में उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल वो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां पे पूछा है कि अगर वेजेस पे की है इंस्टॉलेशन के लिए, एक नई मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? वेजेस अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उस केस में मैंने कहा, याद रखोगे आप कि जो एसेट हमने खरीदा उसके खरीदने पर उसी दिन कोई भी खर्चा आया, वो उस खर्चे को इंडिविजुअली डेबिट नहीं किया जाता, हम उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे आया हुआ एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, यानी नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, कभी कभार होने वाला एक्सपेंडिचर, और कभी कभार होने वाले एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो उस केस में उस एसेट अकाउंट को ही हमेशा डेबिट किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया तो हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? दोस्तों रेंट हम किसी को भी दें, बिजनेस के लिए वो रेंट एक एक्सपेंस है, और जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो हम उस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। सो इन दैट केस हमने जो एक्सपेंस पे किया वो रेंट है, तो रेंट अकाउंट को कर लेंगे हम डेबिट। ये तो हुई बात कि जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किसको हमें डेबिट करना है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, ये तो हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर पूछा होता कि किसको क्रेडिट करेंगे, तो अगर रेंट दिया जाता कैश में तो कैश अकाउंट हो जाता क्रेडिट, अगर रेंट दिया जाता बाय वे ऑफ चेक से तो हम कर देते बैंक अकाउंट को क्रेडिट। ये भी आप याद रखो कि अगर कैश से दिया गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक से दिया गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और नहीं दिया गया, फॉर एग्जांपल नहीं पे किया, तो लायबिलिटी है, तब आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को क्रेडिट करते। ये पॉसिबिलिटीज बाकी की भी हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर पूछा जाए तो क्या करना है? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर था रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट क्रेडिट शुड बी। अगर हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं, जैसे हम रद्दी वद्दी होती है पुराने कागजात, पुराने पेपर्स, कुछ मैगजीन्स पुरानी हैं, वो अगर हमने बेचे तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? दोस्तों अगर हम कोई चीज पुरानी बेच रहे हैं, जैसे मैंने कहा रद्दी कागजात वगैरह जो हैं पुराने पड़े हुए, तो उस केस में वो हमारी इनकम है
उस इनकम को, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज हमने नहीं बेची, रद्दी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो एक पर्टिकुलर इनकम नहीं है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे मिसलिनियस इनकम्स में। हम किसको क्रेडिट करेंगे? कोई पर्टिकुलर इनकम नहीं है, उसको हम कर देंगे मिसलिनियस इनकम अकाउंट को क्रेडिट। हमारी जनरली जो बनेगी, अगर हमने कैश में बेची तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और क्योंकि ये ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह जो है, तो ये कोई पर्टिकुलर इनकम नहीं है, इसलिए इसको कर देंगे मिसलिनियस इनकम, मिली जुली इनकम। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि सेल अकाउंट तब क्रेडिट किया जाता है जब हम गुड्स को बेचते हैं, यानी वो चीज जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। और कैश अकाउंट को भी नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट तो डेबिट किया जाएगा। पूछा क्या गया था, क्रेडिट किसको करना है, तो मिसलिनियस इनकम अकाउंट, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्ड, द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश शुड इंक्लूड। अगर हमने गोपाल को कैश में गुड्स बेची तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? दोस्तों याद रखो, आपने गुड्स कैश में बेची है, आपको यह ध्यान रखना है कि आप गुड्स कैसे बेच रहे हो। दो तरह की सेल है, कैश और क्रेडिट। अगर आपने कैश सेल की होगी तो आपको कैश वर्ड दिखेगा, अगर आपको क्रेडिट सेल की, आपने क्रेडिट सेल की होगी तो आपको नाम दिखेगा किसी का। लेकिन यहां दोनों चीजें दिख रही हैं, कैश और नाम भी। तो इन दैट केस ये नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नाम तब यूज किया जाएगा, तब उसको क्रेडिट सेल माना जाएगा जब उसके साथ वर्ड कैश नहीं दिया होगा। यहां पे दिया है कि गोपाल को कैश में बेची, इसका मतलब गोपाल तो वो पर्सन है जिसको गुड्स बेची, लेकिन कैसे बेची? कैश में, क्योंकि कैश यहां लिखा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल, हमने गोपाल को अगर कैश में गुड्स बेची तो जर्नल एंट्री क्या होगी? दोस्तों जब हम कैश में गुड्स बेचेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, और गुड्स हमने बेची, सेल हमारी इनकम है, और रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कैश टू सेल्स। और अगर ये वर्ड कैश नहीं लिखा होता, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं जो एमसीक्यू नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछें कि द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल और कैश में नहीं है, तब इन दैट केस कैश की जगह हम गोपाल का नाम डेबिट करते हैं, यहां पे गोपाल टू सेल्स होता। तो ये याद रखो, क्रेडिट सेल के लिए हम जिसको हमने बेची है उसका नाम को डेबिट करते हैं। तो यहां कैश में बेची तो कैश टू सेल हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में, डेबिट कैश एंड क्रेडिट टू सेल्स, डी इज द राइट आंसर, कि कैश को हम करेंगे डेबिट और सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट। ये था राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट एंट्री, क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? X रिटर्न गुड्स फॉर ₹2000 टू X, द अकाउंट डेबिटेड विल बी। भाई X ने हमें गुड्स वापस की। अगर X ने हमें गुड्स वापस की, इसका मतलब हमने X को कभी गुड्स बेची होंगी, हमने सेल की होगी, और जब बेची हुई गुड्स वापस आती हैं तो उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्स। रिटर्न इनवर्स मतलब, यहां पे लिख देता हूं, रिटर्न इनवर्स मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्स मतलब एक ही है। सेल्स की तो सेल्स हमने क्रेडिट किया था, लेकिन जब गुड्स वापस आ गई तो सेल्स रिटर्न को कर लेंगे हम डेबिट, और जिसने गुड्स वापस की उस कस्टमर का नाम लिख लेंगे, किसने वापस की? एक्स ने, तो सेल्स रिटर्न टू एक्स। आई होप ये भी आपको क्लियर है, क्योंकि हम गुड्स हमें वापस आ रही हैं, इट मीन सेल्स हमारी क्या हो गई? जो पहले एक टाइम पे सेल हमारी इंक्रीज हुई थी, गुड्स वापस आने की वजह से वो सेल डिक्रीज हो गई। और आपका रूल आपको पता ही है, मॉडर्न अप्रोच से जो इनकम्स हैं अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो यहां पे हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है, मींस इनकम डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको कर दिया डेबिट और एक्स को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि रूल पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एक्स गिवर है तो उसको कर दिया क्रेडिट। आई होप आपको ये क्लियर है। तो अकाउंट हमें पूछा गया था किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को, और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर ये पूछा होता तब उस केस में आंसर होता एक्स अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज परचेज गुड फ्रॉम राहुल। परचेज गुड फ्रॉम राहुल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 फॉर कैश at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड 3% कैश डिस्काउंट, अमाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट। अब हमें इसने ये कहा कि हमने राहुल से गुड्स खरीदी 50,000 की फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें 20% क्या था? ट्रेड डिस्काउंट, एंड रिसीव्ड 3% कैश डिस्काउंट, और हमें 3% कैश डिस्काउंट भी मिला। तो कहता है अमाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है आप सबको पता है, मैंने बताया भी है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, इसको जस्ट जो भी हमारा लिस्ट प्राइस है उसमें से लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लिस्ट प्राइस कितना है। सो हमारा लिस्ट प्राइस है यहां पे 50,000, इसमें से हमें डिस्काउंट मिला कितना? 20%, तो माइनस कर लो टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट 20%, इसी का ही 50,000 का 20% हमें डिस्काउंट है, वो 20% निकाल के आता है 10,000। इसका मतलब एक्चुअल में हमें कितना पे करना है डिस्काउंट के बाद?
40,000। और अगर हम ये 40,000 कैश में पे करेंगे तो हमें फर्दर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 3%। अब वो कैश डिस्काउंट आपने बैलेंस पे ही निकालना है, तो कैश डिस्काउंट इस केस में कितना होगा? जो बैलेंस बचा 40,000, अगर आप कैश में खरीदते हो तो 3% डिस्काउंट यहां पे और मिलेगा, इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। वो किसके बराबर होगा? 1200 के बराबर। हमें कहा था अमाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें कितना क्रेडिट करना है, वो कितना है? 1200। सीधा आपको बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते। सिंपली ट्रेड डिस्काउंट को जो लिस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर दिया जाता है, और फर्दर जो कैश डिस्काउंट है उस ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू बची होगी उस पे हम कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेट करने के बाद 1200 आंसर आ रहा है। सी इज द राइट आंसर। आपको सिर्फ कैश डिस्काउंट दिखाना है। आई होप ये क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज on selling the goods for cash of the list price of rupees 40,000 at 15% trade discount and 4% cash discount, cash account will be debited। इस केस में पूछा कैश अकाउंट कितने पे डेबिट होगा। भाई कैश अकाउंट कितना कैश आएगा सारे डिस्काउंट निकालने के बाद? देख लो, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस, फिर से वही कहानी है। हमारे पास लिस्ट प्राइस गिवन है जो कि कितना है? वो है 40,000, राइट। अब उस पे ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट हमने हमेशा माइनस कर लेना है। तो 40,000 का अगर आप 15% निकालो तो वो होता है 6,000। 40 में से 6,000 तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया भाई। इसका मतलब हमने गुड्स कितने में बेची? 34,000 में। उसके बाद 4% कैश डिस्काउंट भी, कि अगर कैश में बेचेंगे तो 4% हमें और डिस्काउंट हमने देना है, तो वो डिस्काउंट भी निकाल लें। कैश डिस्काउंट माइनस कर लो इसमें से। आपने कैश में भी डिस्काउंट दिया, मैंने कहा था कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी आप उस पे कैलकुलेट करोगे। तो जरा मैं करके देख लूं कितना बनता है। 0, 16, 14, 0 माइनस कर लो ये भी। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 1 गए 2, तो 32,540 है हमारे आंसर में। नहीं, कुछ गड़बड़ है। 9 में से 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5। कहां गड़बड़ आ रही है? ठीक है, यहां गड़बड़ है। 1360 है। मैं यहां पे एक बार क्लियर कर देता हूं। ये है 1360। अब माइनस करो। 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2, तो 32,640। 32,640 इज द राइट आंसर। आई होप आपके लिए क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। द एंट्री विल बी। भाई सबसे पहले हमने गुड्स खरीदी, ठीक है, और मैंने कहा था जो भी गुड्स का प्राइस होगा 1 लाख, ठीक है, तो स्टेप वही है कि इस 1 लाख में से माइनस कर लो ट्रेड डिस्काउंट। तो माइनस टी डी 20%, 1 लाख का 20% कर लो भाई। 1 लाख का 20% वो हो गया 20,000। इसका मतलब हमने गुड्स कितने में बेची, खरीदी? 80,000 में, ठीक है। अब आगे कहता है 2% कैश डिस्काउंट भी है। अब इसने पूछा एंट्री क्या होगी। तो दोस्तों एंट्री क्या होगी? हमने गुड्स खरीदी, कैसे खरीदी? कैश में। तो गुड्स जब भी हम खरीदेंगे परचेज अकाउंट को कर लेते हैं हम डेबिट, ठीक है, और उसके बाद हमने कैश भी दिया, कैश को कर देंगे क्रेडिट, और 2%, राइट, 2% हमें कैश डिस्काउंट भी मिला। अब ये कैश डिस्काउंट हमारे लिए गेन है। जब हम गुड्स खरीदेंगे और कोई हमें 2% का डिस्काउंट दे रहा है, इट मींस कि हमें 2% पैसा कम देना है, वो हमारे लिए गेन है, और गेन को किया जाता है क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो वैल्यू कैसे भरनी है। गुड्स की जो टोटल वैल्यू 80,000 है वो परचेज के सामने आ जाएगी। 80,000 परचेज के सामने आ गई। अब इसमें कैश कितना पे किया, क्योंकि इस 80,000 पे हमें डिस्काउंट भी है 2%। तो 80,000 का अगर मैं 2% करूं तो वो आता है 1600। तो आप इसमें से 1600 और माइनस कर लो। 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 78,400। तो जो कैश आप लिखोगे वो लिखोगे 78,400, और डिस्काउंट के सामने आप लिख दोगे 1600। तो आपकी जनरेटी जो बनी, परचेज अकाउंट को डेबिट करो 80,000, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 80,000,
उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 78,400, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और डिस्काउंट कितना 1600, डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से आपने जनरल एंट्री बना लेनी है। तो खैर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चंस कम ही आता है, कभी आ भी जाए तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 एंड स्पेंड 2,000 on its carriage and 10,000 on its immediate repairs. Machinery account will be debited by। देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी आज ही के सेशन में बोला कि जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे उस पे किसी तरह का खर्चा आ जाए वो उसकी एसेट की कॉस्ट में हमें ऐड कर देना है। अब मशीनरी की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जो हमने मशीनरी खरीदी उसकी कॉस्ट है 50,000, राइट, और 2,000 हमने कर दिया कैरेज यानी किराया। तो मैंने कहा कि जो भी खर्चा आएगा उस एसेट की कॉस्ट के साथ आप ऐड करते जाओ। 2,000 किराया भी आ गया, 10,000 इसकी रिपेयर के लिए खर्चा किया तो रिपेयर भी इसमें ऐड हो जाएगी 10,000। अब टोटल में हमने कितना खर्चा कर दिया 62,000। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 62,000 के साथ, तो हमारा आंसर रहेगा इस केस में सी। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर इनकम टैक्स ₹5,000 विल बी डेबिटेड। दोस्तों जो इनकम टैक्स है वो हमारी इनकम पे लगता है जो कि पर्सनल है, और पर्सनल कोई एक्सपेंस अगर हम बिजनेस के अकाउंट से कर रहे हैं तो उसको हम ड्राइंग्स ही बोलेंगे, चाहे वो किसी तरह का एक्सपेंस हो। तो इस केस में पूछा कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो मैंने बताया कि बिजनेस से निकाला हुआ पैसा या बिजनेस से निकाला हुआ कोई भी चीज एसेट, उस केस में हमेशा ही हम किसको डेबिट करते हैं? ड्राइंग अकाउंट को। वो चाहे पैसा हम किसी भी चीज के लिए खर्च करें, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए निकाला गया बिजनेस में एज ए ड्राइंग्स को शो किया जाता है और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लेजर फोलियो कॉलम, दैट इज लेजर फोलियो शॉर्ट में LF इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम। जो जर्नल में हम लेजर फोलियो कॉलम बनाते हैं उसको हम किस समय फिल करते हैं? एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग या प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। दोस्तों लेजर फोलियो का मतलब जर्नल में जो हमने एक कॉलम छोटा सा बनाते हैं लेजर फोलियो के लिए, उसका मतलब होता है कि लेजर का पेज नंबर। तो लेजर का पेज नंबर तभी लिखा जाएगा जब लेजर बनेगी। तो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग यानी लेजर बनाते वक्त, यानी सी का जो है वो राइट आंसर है कि जब हम लेजर बनाते हैं तभी हमें पता चलता है कि किस पेज पे वो जर्नल रिकॉर्ड की गई है, वो किस पेज पे लेजर के किस पेज पे रिकॉर्ड की गई है, तब हम वो लेजर फोलियो का कॉलम फिल करते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट इज परचेज द गुड्स फ्रॉम X फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने X से गुड्स खरीदी तो दोस्तों ये मैंने पहले भी कहा कि परचेज दो तरह की, कैश और क्रेडिट। जब हम किसी से कैश में गुड्स खरीदते हैं तो सिंपल लिखा होता है परचेज गुड्स फॉर कैश या परचेज गुड्स। लेकिन जब क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं उधार पर, तो आपको हमेशा एक नाम दिखेगा। अब नाम तो यहां पे भी दिख रहा है, परचेज द गुड्स फ्रॉम X नाम दिख रहा है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि इस नाम के साथ आपको ये भी ये भी दिख रहा है कि कैश में खरीदी गई। इट मींस नाम जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है कि हमने गुड्स X से खरीदी, लेकिन कैसे खरीदी? कैश में। इन केस ये कैश वर्ड नहीं दिया होता तब ये होती क्रेडिट परचेज, लेकिन क्योंकि कैश दिया है तो इट मींस गुड्स हमने कैश में खरीदी। और गुड्स जब भी कैश में खरीदी तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं एज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं क्योंकि एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल्स आपको याद होंगे, अभी समझाने की जरूरत नहीं है रूल। तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन था क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट किसको किया हमने? कैश को। तो आंसर रहेगा कैश। और अगर पूछा होता है डेबिट किसको करना है तो परचेज। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल। जर्नल बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ए टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बनाना। टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना। टू मेक पोस्टिंग इन द लेजर, लेजर में पोस्टिंग करना। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन जर्नल का जो मेन पर्पस है कि जितनी तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड करना। सो इन दैट केस डी इज द राइट आंसर। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू। अब पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? दोस्तों जो किसी के नाम से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसको, कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करता है? रियल अकाउंट। एसेट्स रियल अकाउंट करता है। अच्छा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स नॉमिनल अकाउंट। डेटर एंड क्रेडिटर्स, पर्सनल अकाउंट मतलब नाम से जुड़ी। अब डेटर क्या है? किसी का नाम होगा जिससे हमने पैसा लेना है। क्रेडिटर क्या है? किसी का नाम होगा जिसको हमने पैसा देना है। तो जो पर्सनल अकाउंट है
वो डेटर एंड क्रेडिटर से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट रिलेटेड टू। रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? मैंने बताया रियल अकाउंट एसेट्स की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितने भी एसेट्स हैं टेंजिबल इंटेंजिबल, उन सबके ट्रांजेक्शन को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। एक्सपेंस लॉसेस के लिए मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। डेटर क्रेडिट के लिए पर्सनल अकाउंट। चलिए जी, इसका सही आंसर था। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, अभी मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट किसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? एक्सपेंस लॉसेस एंड इनकम्स की। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने चैरिटी में, दान में 7,000 की गुड्स दे दी तो क्रेडिट किसको करेंगे? दोस्तों अगर गुड्स हमने दान दी, सबसे पहले हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिट कर लेते हैं, जितने भी तरह के एक्सपेंस है। तो यहाँ चैरिटी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो चैरिटी अकाउंट को तो कर लेंगे डेबिट, लेकिन पूछा गया किसको क्रेडिट करेंगे? हमसे जब भी गुड्स जाएंगी तो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाएगा, चाहे गुड्स हम चैरिटी कर दें, दान करें, गुड्स की ड्राइंग्स कर लें, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या किसी अदर रीजन से हो जाए, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या किसी अदर रीजन से। तो सेल्स को छोड़कर जब भी बिजनेस से गुड्स जाएंगी तो परचेज अकाउंट को ही क्या किया जाएगा? क्रेडिट। और इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, तो डेबिट करते हैं किसको? चैरिटी को। खैर इसमें पूछा गया किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट हम किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ₹6,000 एज वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। अगेन मैंने ये पहले भी बता दिया कि किसी एसेट्स पे, उसकी इंस्टॉलेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे किसी तरह का खर्चा आ जाए, उस एसेट अकाउंट को ही हमेशा डेबिट करना है, ना कि उस इंडिविजुअल एक्सपेंस अकाउंट को। तो उस केस में मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश इज 5,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर 6,000। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटेंट ने कहा कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो जरा एसेट्स में एक तो कैश है, एक तो कैश हमारा एसेट है, उसके बाद फर्नीचर भी हमारा एसेट है, एसेट का टोटल कर लेते हैं, स्टॉक भी हमारा एसेट है 30,000, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, उसको यहां लिख लेते हैं 6,000। तो क्या पूछा था हमें? कैपिटल कितनी है? तो आपको पता है कि ये दोनों एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल है 47,000 और यहां का टोटल कितना है? 6,000। तो 47 माइनस 6 कर लो, 41,000 इज द राइट आंसर। तो कैपिटल हमारी क्या होगी? 41,000। सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करना है। एग्जाम में भी आपको जल्दी जल्दी रफ रफ करना है। यहां तो मैं पूरा लिखवा रहा हूं कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये चीजें आपने सिर्फ दिमाग में रखनी है और उसको जल्दी से सॉल्व करना है, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज गोपाल इज अवर डेटर फॉर ₹10,000। गोपाल हमारा डेटर है, यानी उसने हमारा 10,000 रुपया देना है। ही बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया भाई, उसका बिजनेस डूब गया। एंड ओनली 60 पैसे रुपीज रिसीव्ड, उससे हमें सिर्फ ₹1 में 60 पैसे मिले। यानी ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, मतलब 60 मिले। कि अगर हमने उसको ₹1 दिया था, बदले में उसने 60 पैसे दिए, इसका मतलब 40 पैसे का हमारा नुकसान हो गया, बैड डेट्स हो गए। द बैलेंस ऑफ 4,000, जो 4,000 बैलेंस बचा, वुड एंटर टू डू। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, 10,000 हमने दिया था, 10,000 हमने दिया था, इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने सिर्फ 60 पैसे ₹1 में दिए, और रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 6,000 उसने दिया। कितना नहीं दिया? उसने 4,000 नहीं दिया। और जो ये 4,000 नहीं दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बैड डेट्स। और लॉसेस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आते हैं, तो इसने पूछा कि उसको एंटर करना है कैसे? डेबिट ऑफ डिस्काउंट रॉन्ग, क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रॉन्ग, डेबिट ऑफ बैड डेट्स। हम बैड डेट्स को क्या कर लेंगे? डेबिट। अगर हम इसकी जनरेटी बनाए वो भी बता दूं क्या जनरेटी बनेगी। हमारे पास कैश आया, बैड डेट्स भी हुए, डेबिट कर लेंगे क्योंकि लॉस है, ये दोनों डेबिट। और गोपाल हमारा डेटर था, तो डेटर हमारे डिक्रीज हो गए। 10,000 देने थे, 6,000 मिला, 4,000 जो है वो बैड डेट्स हैं, नहीं मिला तो उसको हम कर लेंगे डेबिट। किसको क्रेडिट करते हैं? गोपाल को। और कैश अकाउंट कितना लिखते हैं अगर ये क्वेश्चन होता तो 6,000। ये भी आपको मतलब इसके जो प्रोबेबिलिटी किस तरह के क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं मैं वो बता रहा हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज 25,000 नहीं 5,000 है। 5,000 received from Mohan whose account was written off as bad in the previous year should be credited to। भाई मोहन
का 5,000 रुपया बैड डेट हो गए थे लास्ट ईयर, हमने उसको अपने बुक से राइट ऑफ कर दिया था, एज ए एक्सपेंस शो कर दिया था, लेकिन अगर अब वो रिकवर हो गए तो किसको क्रेडिट करेंगे? अभी मैंने बताया कि जो बैड डेट हुए, जो बैड डेट होते हैं बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस होता है, और लॉसेज और एक्सपेंसेस हमेशा क्या करते हैं? लॉसेज और एक्सपेंसेस हमेशा हम डेबिट करते हैं, लेकिन अगर वो रिकवर हो गए, यही बैड डेट्स अगले साल मिल जाते हैं मान लो फ्यूचर में, तब हम इसको क्रेडिट कर देंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि अब वो पैसा रिकवर हो गया, जो एक समय हमारा लॉस था, एक्सपेंस था, वो हमारा गेन हो गया, और गेन हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो इन दैट केस हम कैश अकाउंट को कर लेंगे डेबिट, और जो बैड डेट्स थे अब रिकवर हो गए, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो यही पूछा था कि किसको क्रेडिट करना है? बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल 36,000 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद, ये चीज समझो आप कि ये जो कैश मिला है ये डिस्काउंट देने के बाद है, इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना, डिस्काउंट देने के बाद ये 36,000 रुपए आया है, अमाउंट डेप्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। देखो दोस्तों सिंपल सी बात, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं, इतना टाइम है नहीं। अगर डिस्काउंट मिलने के बाद, डिस्काउंट करने के बाद 36,000 है, तो हमारा डिस्काउंट कितना था? तो सिंपली आप क्या करोगे? आप 36,000 है, कितना डिस्काउंट है? 10%। अब आपने जितना डिस्काउंट है वो नीचे 100 में से माइनस कर लेना है। जैसे 10% है, 100 में से 10 गए तो कितना बचा? 90। अगर मान लो 20% होता तो 20 बाय क्या कर लेते? 80। अगर 30 तो 30 बाय क्या कर लेते? 70। तो जो डिस्काउंट ऊपर है वो नीचे 100 में से माइनस कर देना है। सिंपल, आप इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो ये और ये कट गया, इसको काट लो, ये हो जाएगा आपका 4,000। तो अगर आप डिस्काउंट देखना चाहते हो, उसने कहा डिस्काउंट कितना होगा, तो वो होगा 4,000। सिंपल याद रखो, डिस्काउंट कटने के बाद अगर अमाउंट दिया है तो जो अमाउंट डिस्काउंट का है, डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कर लो, और इनटू जो वैल्यू होगी आपको दी सामने उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपका वो डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अभी मैंने कहा आज ही के सेशन में, अगर आपने ध्यान से सुना, कि जब भी हमसे गुड्स जाएंगी बिजनेस से सेल्स को छोड़कर, उस केस में हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और डेबिट कर दिया जाएगा रीजन जिसकी वजह से वो गुड्स गई। जैसे अभी क्या हुआ? लॉस बाय फायर। रीजन हो गया कि गुड्स गई किसकी वजह से? लॉस बाय फायर। और क्रेडिट किसको कर देंगे? मैंने कहा कि जब भी गुड्स जाएंगी तब हम किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को, चाहे वो ड्राइंग जोन, लॉस बाय फायर हो, चैरिटी हो, डोनेशन हो, जब भी हमसे गुड्स जाएंगी क्रेडिट किया जाएगा परचेज को, और डेबिट किया जाएगा उसका रीजन जिसकी वजह से वो गुड्स हमारे बिजनेस में कम हुई या गई। तो इस केस में क्या पूछा था? क्रेडिट किसको करना है? तो क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। चलिए जी नेक्स्ट पे, गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 सप्लाई टू मोहन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 30,000 गुड्स की हमारी कॉस्ट है, हमने उसको मोहन को सप्लाई किया 25% प्रॉफिट के साथ, और उस पे 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। गुड कॉस्ट ₹30,000 सप्लाई टू मोहन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5% विल बी क्रेडिटेड सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को हम कितने अमाउंट पे क्रेडिट करेंगे? देखिए हमारे पास कॉस्ट जो है, कॉस्ट है 30,000। अब इस पे प्रॉफिट हमें कितना है? प्रॉफिट है 25%। तो ऐड कर लो प्रॉफिट 25%। 30,000 का अगर मैं 25% कैलकुलेट करूं कॉस्ट का, तो वो बनता है 7,500, यानी कुल वैल्यू हो गई 37,500। इसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट हमेशा प्रॉफिट ऐड करने के बाद लेंगे, माइनस कर लो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ही माइनस करना है। तो 37,500 पे 5% डिस्काउंट है, तो वो 5% मैं निकाल लेता हूं। 25, 7, 5 35, 36, 37, 5, 3 15, 17, 18, ये हो जाएगा। माइनस कर लो इसमें से 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 14 में से 8 गए 6, 6 में से गए 5, 3, 5, 6, 2, 5। देखिए जी वैल्यू ये रही। तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे इस अमाउंट के साथ। तो करना सिंपल आपको इतना है कि जो कॉस्ट है पहले उसमें प्रॉफिट ऐड कर लो, जो भी परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके ऐड कर लो। ऐड कर लिया, ट्रेड डिस्काउंट उसके बाद आप माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी इस अमाउंट से आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। गुड्स जिसकी कॉस्ट 20,000 थी, हमने 20% प्रॉफिट पे बेची।
आगे लिखता है ऑन कॉस्ट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। और इसके बाद एक स्टेप फर्दर आगे ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें कैश डिस्काउंट भी है 10% इज आल्सो अलाउड। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। आधी पेमेंट कब मिली जब हमने सेल की, इसका मतलब बाकी आधी बाद में मिली है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एट द सेल। जब हमने सेल की तो हमें कैश कितना मिला। सबसे पहले आप देखो कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 20,000। अब इसमें 20% प्रॉफिट भी ऐड करो क्योंकि ये तो है कॉस्ट, इसमें आपको प्रॉफिट भी कमाना है। कितना प्रॉफिट, कॉस्ट का 20%, 20,000 का 20% बोले तो 4,000, यानी कुल आपका सेलिंग प्राइस हो गया 24,000। लेकिन इस 24,000 में डिस्काउंट है 10%, माइनस कर लो ट्रेड डिस्काउंट 10%, 24,000 का 10% वो हो गया 2400। अब माइनस करके आपकी जो वैल्यू आई 21,600। ध्यान से देखना, अब ये वैल्यू है, इस प्राइस पे आप बेच रहे हो चीज, लेकिन आपको पेमेंट कितनी मिल रही है, हाफ। तो कैश पेमेंट कितनी मिलेगी आपको, पेमेंट रिसीव्ड पेमेंट मिल रही है हाफ। इसका मतलब 21,600 का हाफ कितना हो गया, 21,600 डिवाइडेड बाय 2, 10,800 जी, 10,800। ये हाफ आपको कैश मिला, यानी आपको जो कैश रिसीव हुआ वो ये है 10,800। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, कितना कैश मिला, 10,800। ठीक है। अब ये जो कहानी है कैश डिस्काउंट की, याद रखना ये जो कैश डिस्काउंट है ये कब मिलता है, लिखा है कैश डिस्काउंट, जितना कैश मिलेगा उस पर डिस्काउंट ये कैलकुलेट करेंगे। कैश कितना मिला, क्योंकि हाफ जो अमाउंट है वो कैश में मिला, बाकी तो बाद में मिलने वाला है। तो हम जो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट, वो इस अमाउंट पे करेंगे, यानी 10,800 पे करेंगे। तो 10,800 में हमें कितना डिस्काउंट देना है, 10%। तो माइनस कर लो CD मतलब कैश डिस्काउंट, तो 10,800 का 10%। तो जरा कैलकुलेट करके देखें, वो आता है 1080। यहां से भी डिस्काउंट दे दिया तो 0, 10 में से 8 गए 2, यहां बचा 7, 10 में से 1 गए 9, 9,720 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लो अपना, प्रॉफिट हो गया 4,000, 20,000 का 20% हो गया 24। उसके बाद आपका स्टेप क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, माइनस कर लिया। अब जो वैल्यू बची 21,600 की, इसका आधा मिला, आधा हो गया 10,800। तो याद ये रखना आपको कि जो डिस्काउंट होता है ना कैश डिस्काउंट, ये हमेशा जो कैश आपको मिलता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो कि कैश कितना मिलता है, 10,800 आपको मिलना है, 10,800 का 10% मैंने लिया, वो हो गया 1080, यानी ये आपने फर्दर डिस्काउंट दे दिया कैश डिस्काउंट। इट मींस आपको जो फाइनल अमाउंट मिला वो है 9,720। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पेड टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय 12,000 विल बी डेबिटेड टू। हमने राहुल को संजय के बिहाफ पे दिया, भाई संजय ने पेमेंट करनी थी राहुल को, लेकिन हमने राहुल को दे दिया। उस केस में किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, भाई जिससे हमने पैसा लेना है। रूल होता है ना डेबिट द डेटर, भाई जिससे पैसा लेना, हमने संजय की पेमेंट हमने की है तो हमने किससे पैसे लेने हैं, संजय से। तो रूल है जो डेटर्स हैं उनको हमेशा कहां रखा जाता है, डेबिट में, क्योंकि हमारा एसेट है ये, और एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किए जाते हैं। तो इस केस में संजय अकाउंट को हम कर लेंगे डेबिट, ये हमारे लिए एक डेटर बन गया क्योंकि हमें इससे पैसा मिलना है। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज, आई होप इसमें मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आस्क योर डाउट सीरीज क्रेन्स कॉमर्स जोन पे है, उस पे लेजर है। कोई भी आपको लेजर्स पे डाउट है, सिर्फ लेजर्स पे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेजर्स का लेके आ रहा हूं, और नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होंगे वो भी लेजर्स पे होंगे, अगेन क्रेन्स कॉमर्स जोन पे। उसका अगला सेशन फिर इसी चैनल पे होगा, यानी विंग्स एक उड़ान पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।